एड्यूटेकन के इस सत्र में हम आधुनिक भारतीय इतिहास का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। राजीव अहीर की पुस्तक के अनुसार चलते हुए हम सबसे पहले इतिहास लेखन की जो नींव है यानी उसके स्रोत, उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास का जो अध्ययन है वो कई तरह के स्रोतों पर आधारित है और इसमें एक बड़ा बदलाव तब आया जब भारत में यूरोपीय आए। उनके आगमन के साथ ही रिकॉर्ड्स को सहेजने यानी उन्हें संभाल कर रखने और दस्तावेज बनाने की परंपरा में एक बहुत जरूरी बदलाव आया। इसी वजह से हमारे पास अध्ययन के लिए बहुत सारी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। तो किसी भी घटना को समझने से पहले परीक्षा के नजरिए से ये जानना बहुत जरूरी है कि इतिहासकार आखिर अतीत को दोबारा लिखते कैसे हैं, वो कौन सी सामग्री इस्तेमाल करते हैं। जब हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं तो इसमें सरकारी दस्तावेजों को, जिन्हें हम राजकीय अभिलेख भी कहते हैं, सबसे प्रामाणिक और प्राथमिक स्रोत माना गया है। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत हम सबसे व्यवस्थित स्रोतों यानी पुरालेखीय सामग्रियों से करेंगे। समझने में आसानी हो इसके लिए इन्हें हम कुछ मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे केंद्र सरकार के रिकॉर्ड्स, फिर राज्य सरकारों के, उसके बाद न्यायिक और कुछ निजी अभिलेख। इन अभिलेखागारों में यानी आर्काइव्स में औपनिवेशिक राज्य कैसे धीरे धीरे विकसित हुआ, इससे जुड़ी बहुत ही कीमती जानकारी रखी हुई है। इनमें अलग अलग विभागों जैसे कि गृह विभाग, राजस्व विभाग, इनके वो सारे रिकॉर्ड शामिल हैं जिनसे ये साफ पता चलता है कि नीतियां कैसे बनी और शासन का ढांचा कैसे तैयार हुआ। ये रिकॉर्ड्स हमें उस समय की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने में बहुत मदद करते हैं। और अगर एक गहरी विश्लेषणात्मक समझ बनानी हो तो ये जो विभागीय रिकॉर्ड है ये सरकार की नीतियों, उन्हें लागू करने के तरीकों और समाज तथा अर्थव्यवस्था पर उनके क्या असर हुए, इसका एक ठोस सबूत हमारे सामने रखते हैं। ये सामग्रियां क्षेत्रीय स्तर पर यानी रीजनल लेवल पर इतिहास को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनसे ये पता चलता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में औपनिवेशिक नीतियां कैसे लागू की गईं और स्थानीय स्तर पर लोगों की उन पर क्या प्रतिक्रिया थी, चाहे वो उसे स्वीकार करने के रूप में हो या फिर उसके विरोध के रूप में। इससे हमें स्थानीय प्रतिक्रियाओं की विविधता को समझने में मदद मिलती है। अच्छा, कार्यपालिका के अभिलेखों के अलावा न्यायिक और निजी रिकॉर्ड भी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास पर एक अलग लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हमें देते हैं। न्यायिक अभिलेखागार यानी जुडिशियल आर्काइव्स भारत में कानूनी प्रणाली के विकास को समझने के लिए एक प्राथमिक स्रोत हैं। इन अदालती कार्यवाहियों से हमें उस समय के सामाजिक आर्थिक हालात की भी एक झलक मिलती है। ये हमें दिखाते हैं कि कानून वक्त के साथ कैसे विकसित हुए। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी जैसे संस्थानों में रखे ये रिकॉर्ड्स एक गैर सरकारी नजरिया हमारे सामने रखते हैं, जो एक संतुलित और पूरा ऐतिहासिक ब्यौरा तैयार करने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि आधुनिक भारत से जुड़े अभिलेखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के बाहर मौजूद है, जो भारत के औपनिवेशिक संबंधों को साफ साफ दिखाता है। ये विदेशी अभिलेखागार यूरोप में बनाई गई नीतियों और भारत में अलग अलग विदेशी ताकतों की गतिविधियों को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। उदाहरण के लिए लंदन में जो इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं उनमें दस्तावेजों का एक बहुत बड़ा संग्रह है जो भारत में भी उपलब्ध नहीं है, और ये ब्रिटिश नीति निर्माण को समझने के लिए बेहद आवश्यक है। तो पुरालेखीय सामग्रियों के विश्लेषण के बाद अब हम प्रकाशित और व्यक्तिगत स्रोतों की तरफ बढ़ते हैं, जो उस समय के समाज के बारे में हमें काफी विस्तार से बताते हैं। हालांकि ये वृत्तांत बहुत मूल्यवान हैं, पर इनका इस्तेमाल करते समय हमें लेखक के नजरिए और उसके संभावित पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखना होगा और एक आलोचनात्मक विश्लेषण करना जरूरी है। भारतीय प्रेस का जो विकास है वो एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक बदलाव को दिखाता है। जहां शुरू में ये बस व्यक्तिगत शिकायतें छापने का एक माध्यम था, वहीं बाद में ये स्वतंत्रता संग्राम में राजनीतिक चेतना जगाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। और अंत में हम उन रचनात्मक और गैर लिखित स्रोतों को देखेंगे जो आधुनिक भारत के सांस्कृतिक और भावनात्मक परिदृश्य को हमारे सामने रखते हैं। रचनात्मक साहित्य, जिसमें उपन्यास, छोटी कहानियां और कविताएं शामिल हैं, वो औपनिवेशिक काल के दौरान आम लोगों के अनुभवों, उनकी समस्याओं और उनकी उम्मीदों को समझने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। कंपनी चित्रकला भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। यह भारतीयों और यूरोपीय लोगों के बीच हुए सांस्कृतिक लेनदेन को दिखाती है, हालांकि इसे औपनिवेशिक नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। इन चित्रों में ज्यादातर भारतीय जनजीवन, यहाँ के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को चित्रित किया गया है। कला की शैलियों और उसके विषयों में जो ये बदलाव आ रहे थे,
वे असल में देश में हो रहे बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलावों का ही एक संकेत थे। अब तक जिन अलग अलग स्रोतों पर हमने चर्चा की है, उन सभी को एक साथ रखकर समझना मुख्य परीक्षा में विश्लेषणात्मक उत्तर लिखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। एडुटेकन में हम सभी अभ्यर्थियों के लिए ये समझना जरूरी है कि हर स्रोत हमें एक अलग नजरिया देता है और एक व्यापक और संतुलित ऐतिहासिक समझ बनाने के लिए इन सभी को एक साथ मिलाकर देखना अनिवार्य है। लेखक राजीव अहिर भी इसी बात पर जोर देते हैं कि इतिहासकारों को हमेशा अतीत की एक ज्यादा सटीक और सूक्ष्म तस्वीर बनाने के लिए अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी को एक दूसरे से मिलाना चाहिए, उनकी पुष्टि करनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये पहला अध्याय समाप्त होता है। इन विविध स्रोतों का उल्लेख करने और उनका विश्लेषण करने की क्षमता न केवल आपकी समझ को गहरा करेगी, बल्कि आपके उत्तरों की गुणवत्ता में भी बहुत सुधार लाएगी।